नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ भूमि। आज बात करेंगे बिहार के ऊपर। बिहार पे चर्चा के दौरान हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 दिन के लिए बिहार दौरे पर भी हैं, जहां एक तरफ आरजेडी में घमासान मचते दिखाई दे रहा है, वहीं बिहार चुनाव नज़दीक आते आते बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर तक हमें युद्ध देखने को मिल रहा है। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, चुनावी साल है, सीट बंटवारा एक मुद्दा काफ़ी अहम होता है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र के नज़रिए से देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद जब साथियों दलों के साथ बैठकें करी और सीएम चेहरे पर चर्चा करी तो उन्होंने वहाँ पर यही बात रखी थी कि हमारे पास सीट ज़्यादा है, हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है। जो विधायकों की संख्या उनके पास थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अब की बार अगर हम अपना सीएम नहीं बनाएंगे तो हमारे विधायक नाराज़ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास चांसेस तभी बढ़ते हैं विधायक ज़्यादा पाने के जब आप ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हो। लेकिन अगर हम लोकसभा के नज़रिए से देखें तो करीब 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, करीब 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों की 12-12 सांसद थे। इस आधार पर दोनों को बराबर बराबर सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये मानना है कि वे एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी 12 सीट जीती, उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य के नज़रिए से उनका कद आगे बढ़ता है। अब चुनौती वाली बात यह है कि चिराग पासवान पिछली बार साथ नहीं थे, तो वो साथ हैं। जीतन राम मांझी की भी डिमांड ज़्यादा है, उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ज़्यादा है, तो उनको भी संतुष्ट करना है। इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, माना जा रहा है। और मोदी जी लगातार बिहार दौरे पर, ऐसा पहली बार नहीं है कि अभी पहली बार आए हैं, इस चुनावी साल में 2 से 3 बार उनका लगातार दौरा हम देख रहे हैं। यानी जब भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब फुर्सत है, पहलगाम हमले के बाद की बात कर लें या ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात कर लें, तो वो बिहार दौरे पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सबको साफ लग रहा है कि चुनावी मुद्दों को भुना रहे हैं। भले ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल नहीं है, इसको ऐसे मत देखिए, ये देश हित के लिए यात्राएं हो रही हैं, देश के लिए दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है किस कहीं ना कहीं क्या निशाना है उनका। अब बात आती है बिहार में, देखिए लालू परिवार भी सुर्खियों में है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कम से कम एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है, जिसका अंत चुनावी मुद्दे के तौर पर है, लेकिन लालू परिवार में जो घमासान है तेज प्रताप को लेकर, आरजेडी में जो घमासान है वो पारिवारिक मसले हैं। उसका निष्कर्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नहीं निकलेगा। जो राजनीतिक तौर पर निकलना चाहिए, जिसका एक निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए था कि हाँ, इससे चुनावी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप लगातार सीटों पर चर्चा कर रहे हो, अगर आप सीएम फेस पर चर्चा कर रहे हो, अगर आप मुद्दों पर चर्चा कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि उसका निष्कर्ष राजनीतिक रूप से निकलेगा, जनता को साधने के लिए निकलेगा। लेकिन पारिवारिक मसलों में ही उलझे रह जाओगे तो जनता को कब साधोगे? जनता इंतजार कर रही है आपके वादे सुनने के लिए, क्योंकि चुनावी साल में हर नेता दावा करता है, वादा करता है, भले पूरा हो ना हो, लेकिन एक संतुष्टि होती है कि हाँ, ये कम से कम ये कर देंगे, या ये कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा। वो अभी तक आरजेडी की तरफ से नहीं नजर आ रही है। जैसा उन्होंने बोला कि सीट बंटवारे का मुद्दा एट द एंड तभी खत्म होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे। वहीं अब बात आती है नीतीश की। ये बोले कि बिहार के सीएम की, सीएम एक तरफ से सीएम फेस पर भी काफ़ी चर्चाएं होती तक नज़र आ रही है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो हम उनकी पार्टी में आजकल वक्फ बिल पर और मुसलमानों को लेकर तक काफ़ी मुद्दे छिड़ते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ वक्फ बोर्ड के समर्थन पे नीतीश उतरे थे, वहीं मुसलमान वोट को वो कहीं ना कहीं खोते नजर आ रहे हैं। उस पर आपकी क्या? देखिए, नीतीश कुमार की नज़र इस पर है कि वह मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखें, क्योंकि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो उनकी पहचान ही उसी से है। अब ऐसा नहीं कि वह भी बीजेपी की राह पर निकल पड़े, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई लड़ें, जबकि उनकी पार्टी का कहना है कि हमें मत बताइए कि हम सेकुलर हैं या नहीं, नीतीश सेकुलर हैं या नहीं। नीतीश सेकुलर हैं और आज भी वह फैसले ले रहे हैं। हमने ये पाया था कि जब वक्फ बिल पर फैसले आए थे, उस बीच इफ्तियार पार्टी में शामिल हो रहे थे, अपने नेताओं की नाराज़गी दूर कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें मीडिया में जिस तरीके से ऐसा दिखाया गया कि मुस्लिम नेता नाराज़ हो गए, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा मुस्लिम नेता था जो इनका साथ छोड़ा। जब ये जानने की कोशिश करी तो पता चला कि जो ज़मीनी स्तर नेता थे, जो कोई प्रवक्ता था, कोई पार्टी में सचिव पद पर था, कोई दूसरे अन्य पदों पर था, कोई संवैधानिक पद पर नहीं था। यानी ऐसा कोई पद पर नहीं था जो चुनाव जीतकर विधायक बना हो या सांसद बना हो या एमएलसी बना हो। पार्टी उन्होंने ही छोड़ी जो जमीनी स्तरीय नेता थे, जो अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, उन्होंने नाराज़गी दिखाते हुए पार्टी छोड़ी। आप मुझे बताइए कि क्या किसी विधायक ने इस्तीफा दिया, क्या किसी एमएलसी ने इस्तीफा दिया, क्या किसी सांसद ने इस्तीफा दिया? नाराज़गी सबको लेकर हो सकती है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी बेहतरीन है, तो उसके आधार पर किसी ने भी साथ नहीं
छोड़ा, जबकि नाराज़गी उनकी भी दिखी थी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वह कुछ बोलते नहीं थे या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। विपक्ष कहता था कि उनको धमकी दी जाती थी कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगे तो आपकी कुर्सी छीन लेंगे, आपको अगली बार टिकट नहीं देंगे, ऐसे डराया धमकाया जाता था, लेकिन उन्होंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे होते हैं जो समय के साथ ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जिनको ज़्यादा कोई नहीं पूछता बाद में, लेकिन चुनाव आते आते जाति आधारित वोट फिर से शुरू हो जाते हैं। तो वही बात है कि मुस्लिम वोट बैंक को क्या मनाने में जुटे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं, मान लीजिए 17 से 18% मुस्लिम वोट बैंक है, उसके बाद अन्य वोट बैंक को भी अगर मैं जोड़ दूं, मान लीजिए 17-18% मुस्लिम वोट बैंक है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का वोट बैंक बचता है जिस पर नज़र बीजेपी की टिकी है। बीजेपी जेडीयू के साथ यहाँ पर है तो उसका भी फायदा होगा। तो मान लीजिए अगर उसमें से 1-2% जो वोट उन्हें मिलता भी था, नहीं भी मिलता है, लेकिन उनकी अगर छवि वैसी बन जाती है जो बीजेपी की छवि है, तो उस आधार पर जेडीयू को फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे बात आती है जेडीयू की। तो जेडीयू में नीतीश कुमार सबसे प्रमुख माने जाते हैं कि एक तो वो बिहार सीएम के रूप में भी देखे जाते हैं। वही बात आती है उनके बीमारी की, या ये बोले उनके लगातार होते चुनावीकरण में आते हुए उनके बीमार होने की। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये आता है कि उनकी बीमारी का बहाना करके वो निशांत को कुर्सी पर लाने की साजिश रखते नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं पर नीतीश कहते हैं कि मैं 20 साल से सीएम पद पर हूँ, तो वहीं पर जेडीयू तक इसमें उतरते हैं कि हमें अपना नेता, या ये बोलें कि बिहार का सीएम अभी भी नीतीश ही चाहिए। वहीं पर बीजेपी और एनडीए में भी है कि लड़ाई के सीटों के बंटवारों को लेकर। अब बात आती है नीतीश की। तो नीतीश के बार बार लगातार बीमार होने के उसमें देखा जा रहा है कि वो निशांत को आगे कर रहे हैं। तो क्या इस पर सर आपकी ये राय हो सकती है कि इसमें नीतीश अपने बीमारी का बहाना करके वो निशांत को कुर्सी पद पर लाने की साजिश रच सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि बीमारी का बहाना करके, शायद इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें आगे लाना होगा तो डंके की चोट पर ले आएंगे। मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे में निशांत को आगे लाना उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि निशांत को नीतीश आगे ला रहे हैं या निशांत आगे आ रहे हैं, तो उसमें हम नीतीश की मौजूदगी नहीं देख रहे हैं। हम निशांत को देखते हैं कहीं आते हैं जाते हैं तो वो बयानबाजी कर देते हैं, या कभी मान लीजिए अपनी माताजी के श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर ही गए जनता के बीच, तो वहाँ पर नारे लगते हैं, जबकि वो अपने बेटे होने का भी फर्ज निभा रहे हैं। उनके पिता की बीमारी पर सवाल उठे तो उन्होंने उस पर जवाब दिए। तो वहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति में आना तब कहा जाएगा जब उनको पार्टी में या तो कार्यकारी अध्यक्ष या महासचिव या सचिव या फिर युवा अध्यक्ष या कोई और बड़ा पद दिया जाए, तो माना जाएगा कि हाँ वो राजनीति में आ रहे हैं या शुरुआत हो चुकी है। बयानबाजी देखिए, अगर हम देखें तो राजनीति में हम देखते हैं कि कई परिवार के सदस्य होते हैं। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश आएँ तो आप जयंत चौधरी की पत्नी को देखेंगे, वो प्रचार करती हैं। आप देखेंगे अखिलेश यादव की बेटी कई बार मौके पर मंच पर नजर आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन हाँ उसको ऐसा भी देखा जाता है जैसे सोनिया गांधी कभी प्रियंका गांधी को अपने साथ रायबरेली में लेकर जाया करती थी, आज वह एक सांसद के रूप में है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को लाया करते थे, फिर 2012 के इलेक्शन जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अचानक से ऐसे फैसले भी हों तो कोई हैरानी नहीं होगी इस पर। तो बिहार चुनाव नज़दीक आते आते हमें कहीं ना कहीं परिवारवाद तक देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ मायावती से इसे जोड़ा जाता है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेती नजर आती हैं, तो वहीं इसे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन से भी जोड़ा जाता है, जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था। वहीं जेडीयू को भी डर है, या बोले कि नीतीश को भी डर है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल उनके साथ यहाँ ना हो जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने सीएम कुर्सी को लेकर तक कहीं ना कहीं तक ये बोल सकते हैं कि अपने सीएम कुर्सी को लेकर आगे के लिए फील्डिंग बिठाते नजर आ रहे हैं। वहीं निशांत को तक राजनीतिक में सक्रिय करके उनके आगे के लिए निश्चित तक करते आ रहे हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले बिहार चुनाव में कैसी रणनीति होती नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।